नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 मिठाई वाला के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कहानी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। मिठाई वाले पाठ का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला अध्ययन बिंदु है पाठ का सार, दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को अभ्यास प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मिठाई वाले कहानी के अंतर्गत यह पढ़ा था कि लेखक ने कहानी के माध्यम से मिठाई वाले की बच्चों के प्रति जो मनोभावनाएं हैं उसे व्यक्त किया है। सर्वप्रथम मिठाई वाला एक खिलौने वाला बनकर आया था। भाग 1 में हमने यह देखा था कि किस प्रकार वो छोटे बच्चों को उनकी मनपसंद का खिलौना देता है और एक गली से दूसरी गली में चला जाता है। आज हम मिठाई वाले पाठ के भाग 2 के अंतर्गत यह अध्ययन करेंगे कि लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इसमें यह बताया है कि खिलौने वाले के बाद 6 महीने के अंतराल में अर्थात 6 महीने के बाद पूरे नगर भर में यह समाचार फैल रहा था कि एक मुरली वाला अपनी मुरलियों को बेचने के लिए आया है और लोग आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली वाला अपनी मुरलियों को बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी, अर्थात उसने मुरली बनाने में जो मेहनत लगाई है वो भी उसको नहीं मिल पाती होगी। व्यक्ति एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं कि कैसा है वो मुरली वाला, उसको किसी ने देखा है क्या। तो उत्तर में अगला व्यक्ति कहता है कि उसकी उम्र होगी 30-32 साल की, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंग का साफा बांधता है। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा पहले एक खिलौने बेचने वाला आया था। इस प्रकार लोग आपस में बातें कर रहे थे। लोग उसके आकार प्रकार और उसकी वेशभूषा के माध्यम से यह कयास लगा रहे थे कि ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि पहले 6 महीने पूर्व एक खिलौने वाला आया था। कुछ लोग आपस में कहते हैं कि कहीं यह अब खिलौनों की जगह मुरली बेचने तो नहीं आया है, क्योंकि यह भी वैसे ही आवाज़ लगाता है जैसे वो खिलौने वाला आवाज़ लगाता था, जैसे बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इसी तरह यह बात जब रोहिणी को पता चली तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना
तुरंत सुनते ही उसे उस खिलौने वाले की याद आ गई और ये मन ही मन में वह यह सोच रही थी कि वो भी इसी तरह अपने खिलौनों को स्वर में गा गा कर बेचता था। रोहिणी ने उठकर अपने पति विजय बाबू को कहा कि आप जाकर चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरलियाँ लेकर आ जाएं, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू तो पार्क में खेलने गए हैं और फिर पता नहीं यह मुरली वाला वापस आएगा या नहीं। विजय बाबू, जो कि रोहिणी के पति थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे की तरफ वो मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह से तुमने यह मुरलियाँ दी हैं? इस तरह से विजय बाबू मुरली वाले से बात ही कर रहे थे, परंतु मुरली वाले की आवाज़ सुनकर जो बच्चे भागे आ रहे थे उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी कि किसी की टोपी गिर रही थी तो गली में भागते भागते किसी का जूता गिर रहा था और किसी बच्चे का तो पजामा भी ढीला होकर लटक रहा था। इस प्रकार लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी मुरली वाले के आने पर बच्चों की स्थितियों का वर्णन करते हैं। और जैसे ही बच्चे दौड़कर मुरली वाले के पास आते हैं तो वह अपनी तुतलाती आवाज़ में मुरली वाले को कहते हैं, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली। अर्थात छोटे बच्चे अपनी तुतलाती वाली बोली में बोलते हैं कि अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष और गदगद हो उठता है और मुरली वाला उन छोटे छोटे बच्चों को कहता है कि अरे भाई, चिंता मत करो, सभी को मैं मुरली दूंगा, जरा ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए आराम से बैठो, मैं सबको एक एक उनकी पसंद की मुरली दूंगा। और आप सब बच्चे ये चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं 1-2 मुरली नहीं लाया हूँ बल्कि 57 मुरली लाया हूँ, इसलिए आप घबराओ मत, आराम से बैठो, जिस रंग की मुरली चाहिए उस रंग की मुरली दूंगा। हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था? तब मुरली वाला विजय बाबू को कहते हैं कि बाबूजी, आपने मुझसे क्या पूछा था कि मुरली किस प्रकार से दी है? वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। इस प्रकार यहाँ पर लेखक दुकानदार और ग्राहक के भाव तोल और ग्राहकी के बारे में बता रहे हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। जो विजय बाबू थे उन्हें लगा कि देखो, यह मुझे ऐसे बोल रहा है कि वैसे तो मैं 3 पैसे की एक मुरली देता हूँ, परंतु आप लेने आए हैं तो मैं आपको 2 पैसे की दूंगा। मन ही मन वह कहने लगे, कैसा है, देता तो सभी को इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों का झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। अब यहाँ पर लेखक ग्राहक और दुकानदारी की मन स्थिति को वर्णित करते हुए कहते हैं कि विजय बाबू जब मुरली वाले से पूछते हैं कि मुरली किस प्रकार से दी, तो मुरली वाला विजय बाबू को कहता है कि वैसे तो मैं 3 पैसे की एक मुरली देता हूँ, परंतु आप खुद आए हैं तो मैं आपको 2 ही पैसे में दे दूँगा। इस प्रकार विजय बाबू मन ही मन सोचते हैं कि यह मुझ पर एहसान कर रहा है कि मैं आपको 3 पैसे की जगह 2 पैसे में मुरली दे दूँगा। फिर विजय बाबू मुरली वालों को कहते हैं कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत ही होती है,
देते होंगे सभी को दो दो पैसे की मुरली, पर मुझ पर एहसान कर रहे हो कि वैसे तो मैं 3 पैसे की बेचता हूँ, पर आपको 2 ही पैसे में दे दूँगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। मुरली वाला जब विजय बाबू की ये बात सुनता है तो अप्रतिभ हो उठता है, अर्थात उदास हो उठता है और कहता है कि आपको मुरली की असली लागत पता नहीं है, और ग्राहकों की तो यह आदत होती है, यह दस्तूर होता है कि दुकानदार भले हानि उठाकर भी चीज़ क्यों न बेचे, परंतु ग्राहक हमेशा यही सोचते हैं कि दुकानदार उनसे पैसे ज़्यादा लेकर उन्हें लूट रहा है। पर वास्तव में बताऊं बाबूजी, आप विश्वास करें मेरी बात का कि मुझे भी ये 2 पैसे में तब पड़ रही है जब मैंने एक साथ 1000 मुरलियाँ बनवाई थी। आपको विश्वास नहीं हो तो आप मालूम कर सकते हैं, आपको 2 पैसे में कहीं भी मुरली प्राप्त नहीं होगी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो दे दो, निकाल दो। इस प्रकार विजय बाबू कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे 2 बांसुरी या मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए और मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। इसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो यह बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही चाहिए ना, इसलिए। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर विजय बाबू और मुरली वाले की वार्तालाप को बताया है, ग्राहक और दुकानदार के मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। बाद में मुरली वाला उन सभी बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता है। जिस रंग की मुरली बच्चे को चाहिए उसी रंग की मुरलियाँ उन्हें देता है और उन्हें और समझाता है, यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो यही मुरली है। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ के इस भाग में यह बताया है कि किस प्रकार बच्चे मुरलियों को अपने रंग के हिसाब से खरीदते हैं, किस प्रकार से ग्राहक और दुकानदार की भावनाएं यहाँ पर बताई गई है, और यह भी बताया गया है कि इतनी बात होने के बावजूद भी विजय बाबू और मुरली वाला आपस में बड़े प्रेम से खरीदारी करते हैं, और मुरली वाला भी बच्चों को बड़े चाव से उनकी मनपसंद की मुरलियाँ देता है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से है। पहला स्मरण अर्थात याद, दूसरा है उस्ताद अर्थात किसी विधा में निपुण होना, साफा इसका अर्थ है पगड़ी, हानि अर्थात नुकसान, चर्चा से तात्पर्य है किसी विषय पर बातचीत करना, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, स्वर का मतलब है आवाज,
इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है, जिन्हें आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। प्रश्न नंबर 1, कितने महीनों बाद मुरली वाला आया था? प्रश्न नंबर 2, मुरली वाले की उम्र कितनी थी? प्रश्न नंबर 3, मुरली वाले की वेशभूषा कैसी थी? प्रश्न नंबर 4, मुरली वाले ने विजय बाबू को एक मुरली के कितने पैसे बताए थे? प्रश्न नंबर 5, मुरली वाला एक साथ कितनी मुरलियाँ बेचने के लिए लाया था? आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।